ओके गाइस, सो वेलकम। स्वागत है आप सबका एक नई सीरीज में जिसमें हम पढ़ने वाले कंपाइलर डिजाइन पर एक नए अंदाज में हम पढ़ने वाले हैं। हमारा सीरीज का नाम होगा बस इतना कर लो। ये सीरीज का नाम होगा और इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं। इसमें हम पूरे के पूरे कंपाइलर डिजाइन को शॉर्ट में ट्राई करेंगे कि एक लेक्चर में हम खत्म कर सके और बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके में। इसमें कुछ डिस्क्लेमर मैं बता दूंगा। डिस्क्लेमर ये है कि हम इसमें न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रहे। हम पूरे के पूरे चैप्टर को थ्योरेटिकली और एक स्टोरी की तरह समझते हुए एक फ्लो में आगे बढ़ने वाले हैं कि हम किस टाइप में समझ सकते हैं चीज़ों को। मैं थोड़ा तेज बोलूंगा, कृपया अपनी स्पीड को आप चाहो, अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप थोड़ा तेज कम कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि आधे घंटे में या 30 मिनट्स में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करा दूं। और आपको अगर ये सीरीज पसंद आया हो तो प्लीज आप कमेंट करें कि आपको ये पसंद आ रही है, तो क्या है हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के लिए भी इस टाइप की सीरीज का ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम 1 मिनट हो चुका है। नेक्स्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट हमें मैं इसमें सिलेबस नहीं देखूंगा क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाई थी और उसके उसके लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किए। तो सोचो यार, मैंने खुद से नोट्स बनाए तुम लोग के। और हाँ, प्लीज थोड़ा सा हैंड राइटिंग में आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो सही है, क्योंकि मैंने ये लास्ट मिनट मोमेंट बनाई है। तो चीजें हो सकती है आपको हैंड राइटिंग समझ में ना आए, पर कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, सो सबसे पहले कुछ चीज़ों की बात करते हैं। यूनिट वन हम शुरू करने वाले हैं। यूनिट वन क्या था हमारा, बेसिकली कंपाइलर के ऊपर था। कंपाइलर में हम ये सब पढ़ने वाले थे। तो हमने यूनिट वन तो अच्छे से समझा दिया था पिछले क्लासेस में कि क्या होता है यूनिट वन, किस टाइप में चीज़ें होती है। हम इसमें कुछ कुछ नई चीज़ें क्या ऐड कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो उसके बारे में समझते हैं। सो कंपाइलर बेसिकली 3 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। अगर आपको कंपाइलर के रिलेटेड कुछ भी आ गया कि व्हाट इज कंपाइलर या कुछ भी कंपाइलर वगैरह के क्वेश्चंस आ गए, तो कंपाइलर में आप क्या लिख सकते हो, कंपाइलर इज अ टूल दैट कन्वर्ट्स दिस, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी, वो सब लिख दोगे आप। कंपाइलर 3 लैंग्वेजेस पे काम करता है। फर्स्ट इज सोर्स लैंग्वेज, आपने जो लैंग्वेज दिया उसको सोर्स कोड जो आपका है, उसको देते हो। सेकंड इज टारगेट लैंग्वेज, क्या मिला, क्या देना है, टारगेट लैंग्वेज देना है। और नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज एंड इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज। इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज जो बीच का लैंग्वेज होता है। सोर्स लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज लास्ट लैंग्वेज और बीच का लैंग्वेज होता है इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज। तो 3 लैंग्वेज पे कंपाइलर काम करता है। और इसका आप डायग्राम बना सकते हो, इस टाइप का डायग्राम होता है, STI। ओके, सो नेक्स्ट ये चीज हम पढ़ना है अगर आपको आ गया व्हाट इज। ओके, सो फर्स्ट इज प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर हमारा पता है आपको, प्री प्रोसेसर क्या होता है। फर्स्ट लेक्चर जो था कंपाइलर का, कंपाइलर डिजाइन का, हमने उसमें उसमें सब कुछ डिस्कस किया था कि प्री प्रोसेसर क्या करता है। हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें जो भी चीजें एडिशनल जैसे हैज इंक्लूड लिखते हैं, वो लाइब्रेरी फाइल से उस पूरे फाइल्स को लिंक करता है। ये काम प्री प्रोसेसर करता है। देन द जो लिंक्ड फाइल होती है वो पूरी कंपाइलर के पास आती है। कंपाइलर उसका इन्वायरमेंट सेटअप करता है, यानी कि जो भी आपके कोड में नेसेसरी चीजें हैं, सिंटैक्स एरर तो नहीं है, लेक्सिकल एरर तो नहीं है, कोई भी सिमेंटिक एरर तो नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है, वो होता है। फिर वो हमें असेंबली लेवल कोड लेते हैं। असेंबली लेवल कोड असेंबलर के पास जाता है। असेंबलर के पास वो असेंबली लेवल कोड को मशीन लेवल कोड या मशीन रीएलोकेटेड कोड में कन्वर्ट करता है। ये सब चीजें डिस्कस की थी। और फिर वो जाता है लिंकर के पास। लिंकर क्या करता है, लिंक ऑल पार्ट्स, जितने भी उसके पार्ट्स है, जितने भी उसके डिपेंडेंसीज है, सबको लिंक कर देता है लिंकर। और लिंक करने के बाद ये पूरा फॉर्मेट है, इसको मेमोरी में लोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लोडर। लोडर के थ्रू हम लोड करते हैं और एक बार जैसे मेमोरी में पूरी की पूरी चीजें लोड हो गई, फिर वो बन जाती है हमारी EXE फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। तो ये पूरी की पूरी चीजें हमें हमें ये दिखाती है कि एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम किस टाइप में काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें भी जो हमारे पास असेंबलर, लिंकर और लोडर होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कजिन्स ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर के भाई या कजिन, कजिन है कंपाइलर के। दीज आर नॉट कंपाइलर बट दे आर एक्चुअली डूइंग द वर्क आफ्टर द कंपाइलेशन। कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग किस टाइप में करती है, उसका काम बताते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करो। यहाँ से हम पढ़ने वाले लेक्स टूल। लेक्स टूल के बारे में इन केस, क्योंकि एक शॉर्ट नोट में भी आ सकता है लेक्स टूल क्या होता है। और पिछले हमने जो भी डिस्कस किया था लेक्स टूल, हमने इतने समझाया था। लेक्स टूल इज अ टूल, एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि स्कैनिंग में काम आता है, बट दैट इज नॉट इनफ यार। अगर आपको एक अच्छे से समझना है तो यू नीड मोर कॉन्सेप्ट। तो मैंने लेक्स टूल के लिए कॉन्सेप्ट लेके आया आपके लिए कि लेक्स टूल बेसिकली क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स फाइल है। लेक्स लेक्स की सोर्स फाइल रहती है। एक समझो एक ऐसी सोर्स फाइल है हमारे पास, हमने कोई भी इसे एक फाइल बनाई और उस फाइल का एक्सटेंशन है फाइल डॉट एल। ओके, लेक्स फाइल का एक्सटेंशन होता है फाइल डॉट एल। वो हमने डाला लेक्स कंपाइलर में। लेक्स कंपाइलर क्या करता है, सिंटेक्स एनालाइजर। याद करो सिंटेक्स एनालाइजर कौन करता है, लेक्स कंपाइलर करता है। तो हमारे पास एक सोर्स फाइल थी जिसमें सिर्फ सोर्स कोड था, उसको हमने दिया लेक्स कंपाइलर में। लेक्स कंपाइलर उसको जो फाइल नेक्स्ट फाइल जो आउटपुट देता है उसका नाम है लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी। ये हमारा
आउटपुट है। अब हम इस आउटपुट को सी कंपाइलर में डाल रहे हैं, दिस इज सी कंपाइलर। सी कंपाइलर को आप लोग जीसीसी सुने होगा, आपने कोडिंग की होगी तो सी कंपाइलर जीसीसी होता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक कंपाइलर कितना मुश्किल से बनता है। तो हमने इसके लेक्स के इनपुट को, यानी कि इसके सिस्टम को, जो भी हमने लेक्सिकल एनालिसिस के बाद जो चीजें निकली थी, उसको उसको जो डॉट सी लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी एक्सटेंशन वाले फाइल को जब हमने सी कंपाइलर से पास किया, तो हमें फाइल आया ए डॉट आउट। ये ए डॉट आउट हमारा लेक्सिकल फाइल है, यही है हमारा लेक्सिकल फाइल। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग थी, और जो हमारा ए डॉट आउट फाइल जो हमारा आया है, उसको हम मैच करेंगे, और वो हमें प्रोड्यूस करेगा स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स, टोकन्स के कंटिन्यूस कैरेक्टर। और फर्दर इसको हम पार्सिंग के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज द फ्लो गाइस, कि हम हमारा लेक्स कैसे यूज हो रहा है। सबसे पहले हमारा लेक्स इसमें बीच में कहीं था। मैं आपको इसको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये लेक्स आगे जाके हम यूज करने वाले हैं YACC में भी, येट नॉट कंपाइलर कंपाइलर में। ये सब चीज आप देख सकते हो जीसीसी में। और फिर ए आउट, ये सारी के सारी फाइल्स है जो इसमें यूज हुई। लेक्स के पास सेपरेट 3 सेक्शंस होते हैं। लेक्स फाइल्स, अगर लेक्स के फाइल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 3 सेपरेट सेक्शंस होते हैं। पहला है डिक्लेरेशन सेक्शन, नेक्स्ट है ट्रांसलेशन रूल्स, और थर्ड है ऑक्सिलरी फंक्शन। आप खुद सोचो, इसको आप कुछ कुछ याद नहीं रखना। डिक्लेरेशन मतलब आपने एक वेरिएबल यूज किया तो उसका डिक्लेयर तो करोगे ना। तो फर्स्ट इज डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेक्स की फाइल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो डिक्लेरेशन। सेकंड इज ट्रांसलेशन, कोई रूल्स कुछ तो आप बनाओगे ना, रूल्स होंगे या कुछ लॉजिक तो होगा ना, तो ट्रांसलेशन। एंड थर्ड इज ऑक्सिलरी फंक्शन, कि अगर आप कोई फंक्शन यूज करना चाहते हो। ऑक्सिलरी मीन्स नॉट नेसेसरी, it is optional, but if you want any function to be implemented in the code in the lex file, you can put it in the auxiliary function. Okay, so this is a sample code, जो एक lex file का sample code है कि परसेंटेज और परसेंटेज क्लोज हुआ, ये हमारा डिक्लेरेशन है, हमने यहाँ डिक्लेयर किया, ये जो है हमने डिक्लेयर किया। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ से शुरू करते हैं डिक्लेरेशन के बाद ट्रांसलेशन रूल्स। यहाँ पर हमारा रूल्स रहेगा, पैटर्न रहेगा, रूल्स रहेगा। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी फंक्शन, तो हमने इसमें मेन फंक्शन डाल दिया। तो इस टाइप में हमने एक सैम्पल कोड बनाया। आप खुद से अपने कोड, अगर लेक्स आता है तो आप खुद से सैम्पल कोड क्रिएट करके ये सारी चीजें लिख दोगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू गाइस कि लेक्स क्या होता है। हमने एक छोटी सी चीजों को भी इतने डिटेल में पढ़ लिया लेक्स के बारे में। ओके, और पिछले क्लास में हमने देखा था पार्सर के टाइप्स, तो हमने अब उस पर चलते हैं पार्सर। तो हमारा ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा यूनिट 1 खत्म हो चुका है। व्हाट इज फ्लेक्स हमने डिस्कस करते हैं। फ्लेक्स इज एडवांस वर्जन ऑफ लेक्स, हमने लेक्स कर दिया। अब वो कुछ नहीं करना है, अगर आपको फ्लेक्स का पूछता है तो आपको इस लेक्स के जगह में या फ्लेक्स मेंशन कर देना है, क्योंकि बाकी सब चीजें सेम रहेगी, बस और कुछ नहीं। लेक्स के जगह में फ्लेक्स, लेक्स कंपाइलर की जगह फ्लेक्स कंपाइलर, लेक्स सोर्स फाइल की जगह फ्लेक्स सोर्स फाइल, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। स्ट्रीम ऑफ टोकन भी सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ आउटपुट इनपुट सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ तक कि ये भी सेम रहेंगे, डिक्लेरेशन ये सब कुछ सेम रहेंगे, बस आपको इस लेक्स की जगह फ्लेक्स करना है, नथिंग एल्स। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। एंड लेट्स मूव टू द सेकंड यूनिट, पार्सर, जिसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। डू लाइक द वीडियो, अगर आपको नहीं देखा होगा उस वीडियो को तो यहाँ पर होता है पार्सर। इसमें हम कुछ हर अलग चीजें पढ़ने वाले हैं। हम जो पिछले क्लास में थे उसको थोड़ा सा एडवांस बढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज पार्सर। पार्सर 2 तरह के होते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। ओके, सो बॉटम अप पार्सर को हम लोग शिफ्ट रिड्यूस पार्सर ही बोलते हैं। Done? तो टॉप डाउन 2 तरह के होते हैं, विदाउट बैक ट्रैकिंग एंड विथ बैक ट्रैकिंग एंड विदाउट बैक ट्रैकिंग। विथ बैक ट्रैकिंग मतलब होता है आप कुछ कदम आगे बढ़े, फिर आप कहीं रुक गए, कहीं फंस गए, तो आप दोबारा पीछे गए, क्या गलती की थी उसको सुधारे, और वापस आगे बढ़े, फिर फंस गए तो फिर पीछे गए, अपने जो मूव चल रहा था उसको दोबारा कुछ इंप्लीमेंट अलग किया, कुछ चेंज किया उसमें, फिर आगे बढ़े। इस तरह से आप तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक आपने अपने पहले पुरानी गलतियों को सुधारा ना हो। दिस इज ब्रूट फोर्स अप्रोच। ये बहुत ही टाइम लेता है यार। आप खुद सोचो, आपको आगे बढ़ना, फिर आप कुछ भूल गए आप वापस आए, फिर आगे बढ़ना, कुछ भूल गए फिर वापस आए। ये बैक ट्रैकिंग सिस्टम आपको काफी ब्रूट फोर्स में ले जाता है, ब्रूट फोर्स अप्रोच में ले जाता है। और अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n होता है। दिस इज टू हाई फॉर एनी कंपाइलेशन प्रोसेस, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, बैक ट्रैकिंग को यूज नहीं करते। तो अब नेक्स्ट अप्रोच होता है विदाउट बैक ट्रैकिंग। विदाउट बैक ट्रैकिंग में हम लोग बैक ट्रैकिंग अप्रोच यूज नहीं करते। हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं प्रिडिक्टिव पार्सर। प्रिडिक्टिव पार्सर का हम लोग LL1 बोलते हैं, जो हमने उसमें डिस्कस किया था। ओके, समझ गए। तो आप पूछोगे यार हर्ष एक बात बताओ, बैक ट्रैकिंग में इसमें 2 टू द पावर n टाइम लग रहा है, तुम्हारा ये प्रिडिक्टिव पार्सर ऐसा क्या करता है ये तुम्हारा 2 टू द पावर n टाइम नया लगे। तो ये इसमें क्या करता है मैं बताता हूँ ना। इसमें हम एक टेबल बनाते हैं, और हमारा जो पार्सर है, जो हमारा पीडीए है, याद करो पिछले लेक्चर में हमने बताया था पीडीए किस टाइप में काम करता है। वो टेबल से चीजों को एक्सट्रैक्ट करता है, स्ट्रिंग से मैच करता है। तो अगर हमारे पास जो पीडीए था, जो हमारा मशीन था, वो मशीन अगर स्ट्रिंग को मैच करता है इस टेबल से, तो ये मैचिंग करने में उसको काफी कम समय लगता है। आपने सबने हैशिंग पढ़ी है। हैशिंग में क्या होता है, टेबल से हम लोग, हैश मैप क्या होता है, हैश मैप जस्ट अ टेबल, टेबल से हम चीजों को लेते हैं और टेबल से हम एग्जीक्यूट करते हैं।
तो यही सेम काम करता है प्रिडिक्टिव पार्सर। हम जितने भी एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं उसमें हम ये टेबल बनाते हैं हमेशा। एल आर, जो हम अभी एल आर पार्सर जितने भी पढ़ने वाले, एल आर पार्सर, एस एल आर, सी एल आर, एल एल आर, ये सब क्या है? ये सब ये टेबल डिजाइन करने के तरीके हैं, नथिंग एल्स। एल एल वन से भी हम ये टेबल डिजाइन करते हैं, एल आर से, एस एल आर से, सी एल आर से और एल एल आर से हम बस ये टेबल ही डिजाइन करते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्स टेबल। पार्स टेबल को हम डिजाइन करते हैं, बस अलग अलग मेथड से पार्स टेबल को डिजाइन करने के। ठीक है, नथिंग एल्स। जितना बेहतर ये पार्स टेबल डिजाइन होगा उतना बेहतर आपका आ, ये होगा, पार्सिंग होगी। पार्सर उतना बेटर काम करता है। तो फर्स्ट इज एल एल वन पार्सर। एल एल वन पार्सर किस टाइप में काम करता है, सब चीजें पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। नेक्स्ट शिफ्ट रिड्यूस पार्सर में एल आर जीरो पार्सर, एस एल आर पार्सर, सी एल आर पार्सर और एल एल आर पार्सर। एल आर जीरो पार्सर इसका भी फुल फॉर्म बता चुके हैं क्या होता है। एस एल आर में एस स्टैंड फॉर सिंपल, सी एल आर में सी स्टैंड फॉर कैनोनिकल एल आर पार्सर, और एल एल आर में एल ए स्टैंड फॉर लुक अहेड देन एल आर पार्सर। ओके, तो इन सब चीज़ों में हमने थ्योरेटिकली बात कर चुकी है। न्यूमेरिकल के लिए मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, इफ़ यू से कि आपको नोट्स चाहिए न्यूमेरिकल्स के। मैं न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर क्या है, चीज़ें लंबी चली जाएगी और मैं नहीं चाह रहा कि वो लोग जो कल जिनका एग्जाम है या आज जिनका एग्जाम है, 12 बज जी चुके हैं अभी, आज जिनका एग्जाम है वो सफ़र करे। अगर करना होता तो वो कर ही लेते कहीं ना कहीं से न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल कोई ना कोई कर ही लेता है। बट थ्योरेटिकल चीज़ें या जो कनेक्ट होने की चीज़ें होती है, जो बहुत कम याद रहती है, एग्जाम में जाके भूल जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ अभी। और इफ़ यू लाइक द लेक्चर, कि आपको अगर फुल डिटेल में लेक्चर चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं उसकी फिर सीरीज शुरू करूंगा जिसमें मैं डिटेल में चीज़ों को समझाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट इज, हमने यहाँ तक पढ़ लिया प्रॉपर कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, ये सब चीज़ें तुमने कर ली, ग्रामर्स पढ़ लिया। नेक्स्ट हमने समझना है वाई ए सी सी और बाइसन या बिसन, जो भी आप बोलो उसको, वाई ए सी सी और बिसन, जो हमने पिछले में कहीं डिस्कस नहीं किया था, इस बार हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। तो YACC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है येट अनदर कंपाइलर कंपाइलर। यस, मैंने भी शुरू में मुझे भी गलत लग रहा था। येट अनदर कंपाइलर कंपाइलर, ये इसका फुल फॉर्म है। आप सबने जीसीसी का नाम सुना होगा। जीसीसी एक बहुत पॉपुलर सी सी प्रोग्रामिंग के लिए कंपाइलर है। उसी तरह से वाईसीसी एक इसे ये हेल्प करता है जनरेट करने में एल एल आर पार्सर को। एल एल आर पार्सर को हेल्प करता है जनरेट करने में। याद करो, लेक्सिकल एनालिसिस को कौन करता है, हेल्प करता है जनरेट करने में, लेक्स टूल हेल्प्स टू जनरेट लेक्सिकल एनालाइजर। यहाँ पर वाईएसीसी हेल्प्स टू जनरेट एल एल आर पार्सर। और बाइसन भी सेम काम करता है। बाइसन इज ऑल्सो यूज टू जनरेट एल एल आर पार्सर, ये भी सेम काम करता है। ओके, हम मत पूछना कोई बाइसन का फुल फॉर्म क्या होता है, जस्ट गूगल इट। ओके, सो इसमें क्या होता है, अगर आपने लेक्स का वाला देखा होगा तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट हम पार्सर डॉट वाई, उसमें था क्या था, उसमें डॉट एल था, फाइल डॉट एल लेक्स डॉट एल था। इसमें पार्सर डॉट वाई का फाइल होता है ग्रामर में। पार्सर डॉट वाई की फाइल को अगर हम वाई ए सी सी कंपाइलर में पास करें या बाइसन कंपाइलर में पास करें, तो हमें वाई डॉट टैब डॉट सी फॉर्मेट का एक फाइल देता है। और अगर हम इस वाई डॉट टैब डॉट सी फॉर्मेट के फाइल को सी कंपाइलर में पास करें या कोई भी अदर कंपाइलर में, जावा कंपाइलर में, सी प्लस प्लस कंपाइलर में पास करें, तो क्यू डॉट आउट फाइल देता है हमें। ये क्यू डॉट आउट और कुछ नहीं, एल ए एल आर फाइल ही है। एल ए एल आर फाइल ही जनरेट करता है। अब इस एल ए एल आर फाइल को और प्रिसाइजली हैंडल करने के लिए हम इस ए डॉट आउट फाइल को इनपुट के साथ मैच करते हैं या ट्रेवर्स करते हैं, या आप समझो कि मैचिंग ही करते हैं या पार्सिंग करते हैं। तो पार्सिंग करने के बाद जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, यही आउटपुट हमारा मेन आउटपुट होता है। यही आउटपुट हमारा पार्स ट्री होता है, जो हमारा मेन कंपाइलर का जो सिंटेक्स फेज है उसके जो बाद देता है, वही आउटपुट है। ये पार्स ट्री प्रोड्यूस कर दिया इसके बाद इनपुट के साथ। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द YACC एंड बाइसन जो हमने पढ़ लिया इसमें। ओके, सो अभी तक आप सबको मजा आ रहा होगा इन सब चीजों की। हमने 2 यूनिट कवर कर लिए। नेक्स्ट मूव टू तीसरा यूनिट। तीसरा यूनिट सिमेंटिक एनालिसिस है। तो सिमेंटिक एनालिसिस पढ़ते हैं। सिमेंटिक एनालिसिस में तीसरे यूनिट में हमें पढ़ा एट्रीब्यूट ग्रामर क्या होता है। सो एट्रीब्यूट ग्रामर इज नथिंग व्हेन ईच ग्रामर सिंबल, और हम ग्रामर में क्या पढ़ रहे हैं अभी, CFG पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पुश डाउन ऑटोमेटा पे काम कर रहे हैं ना। तो ईच ग्रामर सिंबल CFG एसोसिएटेड विद द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऑल आर एसोसिएटेड विद द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और जनरली वही जनरलाइजेशन, इट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ CFG का जनरलाइजेशन है। यानी कि सिंपल आप समझो, अगर हम कोई ग्रामर बनाते हैं, जैसे ग्रामर का एग्जांपल है टी इज एल इज इक्वल्स टू टी स्लैश ए, या टी और ए, जो भी इसको बोल सकते हो आप, एल इज इक्वल्स टू टी, ये ग्रामर है। इसमें क्या है, ये जो हमारा एट्रीब्यूट सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, दिस इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, और ये एसोसिएटेड है एक दूसरे सिंबल से। व्हाट इज दिस सिंबल, दिस शोज अ ग्रामर। एक सिंबल से एसोसिएटेड है एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स।
then this type of grammar, this type of generalization in CFG is known as attribute grammar. बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बेसिक है। नेक्स्ट इज सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। इसमें आते हैं सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन? याद रखो, सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीएफजी एंड सिमेंटिक रूल्स। अगर आपके पास CFG हो, जैसे मेरे पास एग्जांपल के तौर पर जो मैंने लिखा वो मैं अभी इसमें प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये CFG पर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन CFG का E इक्वल्स टू E प्लस टी, टी इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू टी और टी इक्वल्स टू टी इंटू एफ। ये हमारे पास एक CFG लैंग्वेज गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है, मान लो CFG कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है, ये हमारा ग्रामर है, ठीक है। ये हमें ग्रामर दिख रहा है। अब मुझे एक सिमेंटिक रूल्स चाहिए, इसके सिमेंटिक रूल्स भी हमारे पास गिवन है। जैसे E इक्वल्स टू ई प्लस टी है तो ई डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ई डॉट वैल्यू प्लस टी डॉट वैल्यू, जैसा इसका था इसको जस्ट कन्वर्ट कर दिया मैंने, मतलब उसी का देख के लिखा है। ई डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ई डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू टी डॉट वैल्यू, और इसमें टी डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू टी डॉट वैल्यू इंटू वी डॉट एफ डॉट वैल्यू। थोड़ा समझो, क्लियर हो जाएगा ये चीजें। तो ये आप देख सकते हो, व्हाट इज दिस शोज, जब भी आपको इस टाइप में क्वेश्चन में हो तो समझ जाओ कि एक सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन है, क्योंकि इसमें सीएफजी के साथ साथ हमारे पास सिमेंटिक रूल्स भी गिवन हैं। इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्यों लिखते हैं हर्ष? ये जरूरी क्यों है इनको लिखना? इज इट नेसेसरी? क्योंकि हमारा सीएफजी में क्या काम नहीं चल रहा था जो हम इसको भी लिखने लगे? भाई अब एक बात बताओ, सीएफजी इसमें आने से पहले अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं सिमेंटिक एनालिसिस। ओके, सिमेंटिक एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ी? और मेरे को पहले ये बताओ कि सिंटेक्स एनालिसिस क्या आउटपुट प्रोड्यूस करता है? पार्स ट्री प्रोड्यूस करता है। अब वो पार्स ट्री किसमें जाता है? सिमेंटिक एनालिसिस एनालाइजर के पास जाता है, और ये प्रोड्यूस करता है हमारा एनोटेटेड पार्स ट्री। एनोटेटेड पार्स ट्री प्रोड्यूस करता है। अब हम ये देखने वाले हैं कि एनोटेटेड पार्स ट्री कैसे कन्वर्ट होता है। ये सब चीजें हमने पहले लेक्चर में डिसाइड पढ़ चुके हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा प्लीज रेफर टू दैट ओनली। सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले थे? यस, हम क्या पढ़ रहे थे? सिंटेक्स डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, हमने प्रोडक्शन देख लिया, सिमेंटिक रूल्स देख लिए, और हमने अब एप्लीकेशन देखते हैं कि सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन एक जो है उसका सिंटेक्स डायरेक्टेड ग्राफ एक अर्थमेटिकल लिखने का तरीका है। उसको हम सिंटेक्स डायरेक्टेड एसडीटी भी लिख सकते हैं, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसफॉर्म चीजें भी लिख सकते हैं। ओके, सो एसडीडी को हम एसडीटी भी लिख सकते हैं, इसमें ये भी मेंशन था। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्री भी लिख सकते हैं। ओके, सो इसमें इसके एप्लीकेशंस, व्हाट इज व्हाई दिस इट इज नीडेड, नीडेड क्यों है? तो फर्स्ट इज स्कोप रेजोल्यूशन के लिए, स्कोप रेजोल्यूशन के लिए नीडेड है। पहले आपको मैंने बताया था सिमेंटिक एनालाइजर में, ये देखो सिमेंटिक एनालाइजर हम पढ़ रहे हैं। सिमेंटिक एनालिसिस मैंने बताया था कि इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन दो काम क्या होते हैं? याद करो, याद करो। मेन फर्स्ट इज टाइप चेकिंग, कि टाइप चेक करता है कि वेदर जो आप अगर आप इंटीजर लिख रहे हो तो क्या वो इंटीजर ही है, उसमें आप फ्लोट वैल्यू ना डाल दो या कुछ और वैल्यू ना डाल दो। फर्स्ट इज टाइप चेकिंग, एंड सेकंड इज टाइप चेकिंग के बाद सेकंड इज वेरिएबल का डिक्लेरेशन, कि आपने इंट ए लिखा है तो ए वेरिएबल को यूज कर रहे हो तो ए को क्या आपने डिक्लेयर किया है कि नहीं किया है। ये दो मेन काम होते हैं सिमेंटिक एनालाइजर के। तो वही ये फर्स्ट इसमें लिख सकते हो आप। देखो इसमें एक टाइप चेकिंग भी है, एक एरर डिटेक्शन भी है, और एक स्कोप रेजोल्यूशन भी। स्कोप रेजोल्यूशन में यू कैन नॉट डिक्लेयर टू सेम वेरिएबल इन द सेम स्कोप। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कोड है हमारा, और इस कोड में हमारे पास मेन फंक्शन देखो इंट ए भी है और इंट ए भी है, दो दो इंट है, तो आप एक इंट को कंसिडर नहीं करोगे ना। तो क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपने एक ही वेरिएबल को मल्टीपल सेम ही स्कोप में, ये देखो मेन के अंदर ही डला हुआ है, एक स्कोप में आप दो वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हो? सो दिस इज स्कोप रेजोल्यूशन, ये इसका एप्लीकेशन है सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, ये सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्री का। नेक्स्ट इज टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग आपको पता है, अगर अगर हमारा a की वैल्यू इंटीजर में हमने डिक्लेयर किया है तो हम उसमें फ्लोट वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं? दिस इज नॉट अ गुड गुड प्रैक्टिस कि हम, तो ये टाइप चेकिंग कौन करते हैं? टाइप चेकिंग करता है हमारा, अगर आजकल के लेटेस्ट कंपाइलर है तो वार्निंग देते हैं, पुराने कंपाइलर सीधा एरर शो कर देंगे। ये हमारे टाइप चेकिंग में आता है, जो हमारा सिमेंटिक एनालाइजर करता है। थर्ड इज सिंबल टेबल मैनेजमेंट। सिंबल टेबल का मैनेजमेंट करता है हमारा सिमेंटिक एनालाइजर, या एसडीटी बोल सकते हो। एरर डिटेक्शन करता है, और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में भी हेल्प करता है। ये सब चीजें करता है हमारा एसडीटी। एसडीटी हमने बहुत कर लिया। एसडीटी दो तरह के होते हैं, एस एट्रीब्यूटेड और एल एट्रीब्यूटेड। एस एट्रीब्यूटेड आर यूज्ड ओनली इन सिंथेटिक एट्रीब्यूट, सिंथेसिस एट्रीब्यूट सॉरी। एस एट्रीब्यूट मतलब होता है इट इज ओनली यूज्ड, दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, सिंथेसिस एट्रीब्यूट एंड इनहेरिटेंस एट्रीब्यूट।
इन दोनों में फर्क क्या होता है? सिंथेसिस एट्रीब्यूट मीन्स जो आपका सिंथेसिस, जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो आपके पेरेंट टू चाइल्ड में आ रहा है। एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल में देख लो आप इस टाइप में। बेसिकली सिंथेसिस एट्रीब्यूट, इसके बारे में समझते हैं। सिंथेसिस एट्रीब्यूट क्या है? जैसे x टेंड्स टू, ये x है, टेंड्स टू a b, ओके। सो सिंथेसिस एट्रीब्यूट इस टाइप में काम करेगा। फिर यहाँ पर एग्जांपल गिवन नहीं है, मैंने किया है तो देख लो। सिंथेसिस एट्रीब्यूट बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोगों, इफ a टेंड्स टू bcd है, a टेंड्स टू bcd है, तो a डॉट आई यानी कि a की कोई भी वैल्यू i इक्वल्स टू b डॉट आई हो सकती है, इसके सिंथेसिस हो सकता है। a डॉट आई इज इक्वल्स टू c डॉट आई हो सकता है, और a डॉट आई इज इक्वल्स टू d डॉट आई हो सकता है। ये सब चीजें पॉसिबल है सिंथेसिस एनालिसिस में। बेसिकली आपके सिंथेसिस के सारे इंडिविजुअल प्रोडक्शन आपके मेन जो a है उसके बराबर हो सकते हैं। दिस इज एस एट्रीब्यूटेड यानी कि सिंथेसिस एट्रीब्यूटेड। पर एल एट्रीब्यूटेड ऐसा नहीं है। ये एस और एल एट्रीब्यूटेड क्या है? ये एसडीटी के टाइप्स है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ एसडीटी, एस एट्रीब्यूटेड और एल एट्रीब्यूटेड। हमने इसमें एप्लीकेशंस पढ़ लिए, 5 एप्लीकेशंस पढ़े। स्कोप रेजोल्यूशन पढ़ लिया, टाइप चेकिंग पढ़ लिया, सिंबल टेबल मैनेजमेंट पढ़ लिया, एरर डिटेक्शन पढ़ लिया और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन पढ़ लिया। इसमें 3 ऐसे चीज है जिसको आप कहीं भी एडवांटेज में एप्लीकेशन में लगा सकते हो। ये 2 चीजें आपके मेन आपको याद रखनी है, बाकी इन 3 चीजों को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। यूनिवर्सल मास्टर डेफिनेशन है ये, मास्टर डेफिनेशन। ओके, सो यहाँ तक हमने किया था। एल एल एट्रीब्यूटेड पे आता है। एल एट्रीब्यूटेड बेसिकली क्या है? जैसे एस एट्रीब्यूटेड ओनली सिंथेसिस एट्रीब्यूट पे यूज करते हैं, और एल एट्रीब्यूटेड सिंथेसिस और इनहेरिटेंस एट्रीब्यूट पे यूज करते हैं। यूज्ड फॉर बोथ सिंथेसिस और इनहेरिटेंस एट्रीब्यूट। जैसे इसमें ए इज इक्वल टू बी सी डी है, तो बी की वैल्यू इक्वल टू ए की वैल्यू भी हो सकता है। बी की वैल्यू जो कि चाइल्ड थी, वो चाइल्ड बराबर हो सकता है पेरेंट की वैल्यू के भी। और जो बी की वैल्यू, जो सी की वैल्यू है, जो ये हमारा है, वो बी पे भी डिपेंडेंट हो सकता है, बी की वैल्यू पे भी इक्वल हो सकता है, सिबलिंग के भी हो सकता है। पर इसमें ऐसा नहीं था, इसमें सिंथेसिस पे था। इसमें सिंथेसिस पे भी है और इनहेरिटेंस पे भी है, दोनों पे है इसमें। तो दिस इज द थिंग। मतलब बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में, मुझे लगता है ये आने वाला है, मेरी बात को नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू मीन बाय सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये पूरा डेफिनेशन लिखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सी एफ जी, प्रोडक्शन बनाना है, या तो खुद से बना सकते हो, कुछ भी बना दो, रैंडम, ये नहीं जरूरी नहीं यही छाप के आओ, कुछ भी बना दो, और सिमेंटिक रूल में कुछ भी लिख के आ जाओ। स्कोप रेजोल्यूशन याद रखना, टाइप चेकिंग याद रखना, 3 चीज को यूनिवर्सल याद रखना, सिंबल टेबल मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। दो तरह टाइप्स के होते हैं, एस एट्रीब्यूटेड और एल एट्रीब्यूटेड। एस एट्रीब्यूट मतलब होता है सिंथेटिक सिंथेसिस एट्रीब्यूट, और एल एट्रीब्यूट मतलब होता है सिंथेसिस और इनहेरिटेंस एट्रीब्यूट। ये 2 एग्जांपल है। सिंथेसिस मतलब एबीसीडी को, एबीसी को इंडिविजुअली लिख दो, और इसमें इधर उधर का ऑर्डर चेंज कर दो, इंडिविजुअली मत लिखो। और अगला, और इन केस अगर आपको ये ग्रामर या ये प्रोडक्शन गिवन है क्वेश्चन में, या अगर आपको मन नहीं भरता कि मुझे नहीं और लिखना है मुझे, या ये क्वेश्चन कोइंसिडेंटली 14 मार्क्स का आ गया या कितने भी ज्यादा मार्क्स का आ गया, तो और मुझे इसमें और भी लिखना है, मुझे और पेजेस भरने हैं, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये आप 3 प्रोडक्शन खुद ब खुद मान लो, ये 3 प्रोडक्शन है, और खुद ब खुद 3 उसके वो मान लो जो मैंने बताया था आपको। क्या क्या होता है? सिमेंटिक रूल्स, सीएफजी और सिमेंटिक रूल्स। तो यहाँ मैंने सीएफजी मान लिया, यहाँ मैंने सिमेंटिक रूल्स मान लिया, और हमने एक स्ट्रिंग मान लिया जो एक इनपुट स्ट्रिंग है। अब इस इनपुट स्ट्रिंग को हम इस सीएफजी से मैच करने वाले हैं, या उससे मैच करने वाले हैं, और ये जो हमारा जो रूल्स है इससे हमको आउटपुट मिल जाएगा। अब देख रहे हो क्या हो रहा है, प्रोसेस किस टाइप में काम कर रहा है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ प्रोसेस को, अलग पेन से एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स ट्राई ब्राउन कलर, ओके। सो ये हमारे पास CFG गिवन है, ये हमारे पास सिमेंटिक रूल्स गिवन है, और ये हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है, इनपुट स्ट्रिंग गिवन है। इस इनपुट स्ट्रिंग को हम मैच करेंगे CFG से, पार्सर, और इससे, इसके साथ साथ हमें जो रूल्स गिवन थे, सिमेंटिक रूल्स, उससे हम आउटपुट निकालेंगे। तो एक तरह से हमारे पास आउटपुट भी निकल जाएगा और हमारा पार्सिंग भी हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिमेंटिक एनालाइजर, ओके। नेक्स्ट, चलो शुरुआत कैसे करेंगे। शुरुआत करेंगे इस टाइप में कि हमारे पास सबसे पहले इस टाइप में हम जो स्ट्रिंग गिवन थी, हमें ये निकालनी है। ये निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ हैशटैग है, और यहाँ पर सिर्फ एक जगह हैशटैग हैशटैग। मतलब मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई कि मैं जो अगर फर्स्ट में एस लिखूंगा तो बीच में हैशटैग आएगा, तो ये लेफ्ट पार्ट में एस आना चाहिए और राइट पार्ट में ए, जो भी प्रोसेस है राइट में होना चाहिए। इस तरह से एस लिखा, हैशटैग लिखा, ए लिखा, फिर ए को मैं, एस को मैंने ए में कन्वर्ट कर दिया, ए को बी में कर दिया, और बी को आईडी, आईडी मतलब जो वैल्यू हमने 5 चुनी है 5 आएगी। इस तरह से बेसिकली ये स्ट्रिंग को देख के हमने एक पार्स ट्री क्रिएट कर दी, ये पार्स ट्री हमने बना दी।
अब इसी पार्स ट्री से हमने इसकी वैल्यू भी निकाल दी, वैल्यू आई 35। ये एक सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांजिशन का, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्री का, सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन का हमने एक लाइव एग्जांपल कर दिया इसमें। और ये क्या है पता है आपको? अगर मैं इसका सिर्फ इतना पोर्शन देख रहा होता, सिर्फ इतना पोर्शन, तो ये एक पार्स ट्री था। पर क्योंकि हमने इसमें सिमेंटिक रूल्स डाल के हमने इसमें आईडी भी इंक्लूड कर दिया, नंबर भी इंक्लूड कर दिया, तो अब ये एनोटेटेड पार्स ट्री हो गया। और आप याद करो कि सिमेंटिक एनालाइजर क्या रिलीज करता है या क्या आउटपुट देता है? एनोटेटेड पार्स ट्री। देन दिस इज अ एनोटेटेड पार्स ट्री। आई होप चीजें कनेक्ट हो रही है आपको। तो हमने ये भी पढ़ लिया पूरा एनोटेटेड पार्स ट्री सिंटेक्स एनालाइजर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले सिंबल टेबल। मैं पर चेक कर लूँ ये कितना टाइम हो गया है। ओके चलो यार, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया लग रहा है, 25 मिनट हो गए। पर नहीं, खत्म करेंगे इसको पूरा, चाहे कितना भी टाइम लगे। सो यू गाइज नीड टू मेंटेन थोड़ा सा अपना पेशेंस। ओके, सो सिंबल टेबल शुरू करते हैं और यहाँ से अपना प्रोसीड करते हैं। सिंबल टेबल क्या होता है? सिंबल टेबल जैसा हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था, सिंबल टेबल इज नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर। एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि टेबुलर फॉर्म में रहता है। ओके, ये क्या करता है? ये स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, STORE, स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को। उस इन्फॉर्मेशन में आपका वेरिएबल हो सकता है, फंक्शंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डेटा टाइप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारा लेक्सिकल एनालाइजर, हमारा सिंटेक्स एनालाइजर, हमारा सिमेंटिक एनालाइजर, सब के सब रेफर करते हैं, सिंबल टेबल से डेटा लेते हैं। सिंबल टेबल में क्या है? सिंबल टेबल में सब कुछ स्टोर होता है। सिंबल टेबल में सारे के सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सिंबल ही टेबल में हमारे CFG के ग्रामर्स स्टोर होते हैं, वहीं से रेफरेंस लेके सब चीजें काम करते हैं। सारे स्टेट्स, लेक्सिकल, सिमेंटिक, सिंटेक्स, ये सब उससे रेफरेंस लेते हैं। अगर वो मैच करता है तब वो आगे बढ़ते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपनी तो चीजें, और मैच नहीं करते तो एरर प्रोड्यूस करते हैं, एरर हैंडलर के पास जाते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ रेपोजिटरी फॉर रेफरेंस ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर इससे खुद ही रेफरेंस लेता है। और इसमें जो चीजें यूज होती है, एरे यूज होता है, डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या यूज होता है? एरे यूज होता है। सिंबल टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर। कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? एरे यूज होता है, लिंक्ड लिस्ट यूज होता है, सर्च ट्री यूज होता है, हैशिंग यूज होता है। अगर इन केस, और मुझे लगता है ये आएगा, क्योंकि अगर इनके सिंबल टेबल आपको एग्जाम में आया तो आप इतना लिखोगे, और इन आंसर को बड़ा करने के लिए आप क्या करोगे? देखो मैं ही आपको टिप दे रहा हूं, आंसर बड़ा कैसे करना है बताओ। आंसर को बड़ा करने के लिए एरे का डायग्राम बनाना सबको आता है, एरे कैसे बनेगा? लिंक लिस्ट बनाना होता है, तो लिंक लिस्ट देखो इस टाइप में बनता है। एक आपने एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स बनाया आपने, उसमें फर्स्ट में नेम वन लिखा, फिर इन्फो वन लिखा। नेम वन में आपका वेरिएबल का नाम, इन्फो में उसका एड्रेस, वेरिएबल नेम टू यानी कि वेरिएबल टू का नाम और उसका एड्रेस, और ये फ्री स्पेस जिसमें कि हमारा लिंक लिस्ट का मल्टीपल एड्रेस, डॉट डॉट डॉट, इसमें मल्टीपल एड्रेस स्टोर होते हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट, ये एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में है। या आपको कोई भी लिंक लिस्ट में अगर डायग्राम याद है तो आप उसको लिख सकते हो। सर्च ट्री बनाना है, सर्च ट्री भी इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये आपका सर्च ट्री भी यहाँ पर देखो दिख रहा है आपको। कहाँ गया ये सर्च ट्री? सर्च ट्री में देखो आपने एक ट्री स्ट्रक्चर के लिए बनाया, लेफ्ट नेम इन्फो, जैसे इसमें देखो नेम इन्फो मेन फाइल थी, तो लेफ्ट नेम इन्फो राइट, इससे लेफ्ट भी बनेगा, इससे राइट भी बनेगा, इसमें भी लेफ्ट नेम इन्फो राइट, लेफ्ट नेम इन्फो राइट, ये सब चीजें। और ये हमारा रूट एलिमेंट होगा। ये सर्च ट्री, इससे तो हमारा सर्चिंग होता है। ये सर्चिंग कितने कॉम्प्लेक्सिटी में होता है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम में होता है। तो ये सब चीजें तो बात की बात है, पर इतना चीज होता है ये सर्च टाइम में। फिर हैशिंग में भी कर सकते हो आप। हैशिंग में क्या है? हैशिंग में हमारे पास एक हैश टेबल रहता है। हैश टेबल 0 से लेके k-1 तक रहता है, और इसमें हम लोग एक चीज को, अगर मैंने एक पॉइंट, एक डेटा चुनना है तो वो डेटा कहीं पॉइंट करेगा, उसमें भी होगा नेम और इन्फो। नेम मतलब वेरिएबल का नाम, इन्फो मतलब वेरिएबल का एड्रेस, और उसको पॉइंट करेगा किसी और मेमोरी लोकेशन को। दिस इज हैशिंग। हैशिंग में आपको और डायग्राम पता है तो उसको बना सकते हो, नहीं तो इस डायग्राम में भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप थोड़े बड़े बड़े स्केल में बना के दिखा सकते हो। इन सब चीजों में आपका अच्छा खासा स्पेस आ जाएगा, स्पेस सिंबल टेबल का। और इसमें भी आपका मन नहीं भरा तो आप मैनेजमेंट लिख सकते हो कि सिंबल टेबल, क्योंकि एक टेबुलर फॉर्मेट में है, एक टेबल देखो, एक टेबुलर फॉर्मेट में लिखा तो टेबुलर फॉर्म में है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो एलिमेंट को, लुकअप कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ये सारे के सारे मैनेजमेंट के टूल्स है, जिसमें आप सिंबल टेबल को मैनेज कर सकते हो। इन सब टूल्स में आप मैनेज कर सकते हो। आप लिख सकते हो मैनेजमेंट ऑफ सिंबल टेबल। फर्स्ट इज इंसर्ट ऑपरेशन। इन दिस ऑपरेशन वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट्स टू द symbol table. Next, delete operation. In this we can delete the operation, this and that. Next is runtime. Okay, symbol table हमारा हो गया। Where is symbol table? Okay, symbol table हमारा हो गया। रन टाइम इन्वायरमेंट के बारे में समझते हैं। रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है? हैंडल्स एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, मेमोरी, प्रोसीजर कॉल्स एंड वेरिएबल स्कोप्स, इन सबको रन टाइम इन्वायरमेंट यूज करता है। बेसिकली रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है हमें पता है।
आपको पता है जितनी भी हमारी चीजें होती है, जो भी हमारी प्रोसेसिंग होती है, दो तरीके की होती है। फर्स्ट इज स्टैटिक एंड सेकंड इज रन टाइम। रन टाइम मतलब एग्जीक्यूशन के साथ ही साथ आपकी प्रोसेस चल रही है, और स्टैटिक मतलब एक बार पूरा कंपाइल हो गया चीज, उसके बाद ऑपरेशन हो रहा है। तो मेनली कि रन टाइम क्यों करते हैं, टू हैंडल एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, मेमोरी को मैनेज बेटर करने के लिए, प्रोसीजर को बेटर करने के लिए, कॉल्स प्रॉपर सिस्टम प्रॉपर कॉल्स को हम डिफाइन कर सके, और वेरिएबल स्कोप्स को हम प्रॉपरली मैनेज कर सके, उसके लिए हम रन टाइम इन्वायरमेंट यूज करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट चीज आता है, मेन चीज आता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड, इतने चीज आपको एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स में आती है। फर्स्ट इज लोकल वेरिएबल। एक्टिवेशन रिकॉर्ड समझो कि एक तरह से रन टाइम इन्वायरमेंट का जन आधार कार्ड है, समझो आधार कार्ड है रन टाइम इन्वायरमेंट का। उसमें इन सब चीजों में सब कुछ मेंशन रहता है, ये एक बॉक्स में रहता है, ये एक बॉक्स है, इसमें इतने सारे फील्ड्स रहती है एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। फर्स्ट इज लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल में जो डिक्लेयर्ड वेरिएबल है वो लिखा रहता है। रिटर्न एड्रेस की कौन कौन से एड्रेस पे रिटर्न होगा, पैरामीटर्स कौन कौन से पैरामीटर पास हुए हैं, सेव्ड एड्रेस की कौन सा एड्रेस सेव हुआ है, डायनेमिक लिंक्स कि अगर कोई डायनेमिक लिंक है, कोई रियल टाइम लिंक अगर कहीं शो हो रहा है, स्टैटिक लिंक्स या कोई कंपाइलेशन लिंक्स है, ये वो सब शो हो रहा है। ये सब चीजें आपके एक्टिवेशन रिकॉर्ड में सब चीजें मेंशन रहेगी रन टाइम इन्वायरमेंट का। मतलब अगर कोई प्रोसेस रन टाइम इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, यानी कि उसका कोई एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, और उन एक्टिवेशन रिकॉर्ड में इन सारी चीजों का मेंशन रहेगा। दिस इज द थिंग रन टाइम। अब इसका इंडिविजुअल एक्सप्लेन कर सकते हो, एक डायग्राम बना दो, इसमें पूरी चीज लिख दो, इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर दो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, रन टाइम क्या होता है, ये सब चीजें लिख दो, काम खत्म। नेक्स्ट इज मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, बेसिकली कोड बेस में, किसी भी कोड में जो मेमोरी, कितने कितने मेमोरी को हम एलोकेट करते हैं, उसको बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। सो मेमोरी एलोकेशन इज मेनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। कोड सेगमेंट जिसमें हमारा एक्चुअल कोड एग्जिस्ट करता है, फिर डेटा सेगमेंट जिसमें हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है, हीप और स्टैक। हीप जो होता है हमारा डायनेमिक या रन टाइम इन्वायरमेंट, जो रन टाइम हमने पढ़ा, रन टाइम के लिए यूज होता है। स्टैक हमारा कंपाइलेशन टाइम के लिए, यानी कि स्टैटिक स्कोप के लिए यूज होता है, स्टैटिक के लिए। तो देखो ये एक डायग्राम बनता है, इस टाइप का डायग्राम होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज ऊपर की तरफ हमारा कोड रहता है, फिर आता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल, जिसमें अगर कुछ स्टैटिक चीजें हैं जिसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं वो स्टोर रहता है, फिर आता है हमारा स्टैक। स्टैक नीचे की तरफ बढ़ता है, और लास्ट में आता है हमारा हीप। हीप ऊपर की तरफ बढ़ता है, और इधर मेमोरी खाली रहती है, ये फ्री मेमोरी, फ्री स्पेस। तो ये एक डायग्राम बनता है हमारा मेमोरी एलोकेशन किस टाइप में होता है उसको शो करने के लिए। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इन सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। स्कोप क्या होता है, स्कोप स्टैटिक स्कोप होता है और डायनेमिक स्कोप होता है। डायनेमिक स्टैटिक स्कोप मतलब कंपाइल टाइम में स्कोप, कंपाइल टाइम में क्या होता है, स्टैटिक स्कोप मतलब कंपाइल टाइम में कितना होता है, कंपाइल टाइम अगर होगा तो स्टैटिक का जो ये साइज होगा बड़ा होगा। और डायनेमिक मतलब रन टाइम, रन टाइम में मतलब हीप का साइज बड़ा होगा अगर रन टाइम में ऑपरेशन हो रहा है तो। दिस इज द थिंग, स्कोप यही है कि अगर चीजें प्रोसेस स्टैटिक में चल रही है तो स्टैटिक वाला साइज बड़ा होगा, ये स्टैक का साइज बड़ा होगा, और डायनेमिक में चल रही है तो हीप का साइज बड़ा होगा। तो ये स्कोप दिखाती है, तो इसमें मेंशन था तो मैंने बता दिया। कहाँ मेंशन था देखो भाई, कहाँ तो कहीं तो था स्कोप। यस, पूरी चीजें हो गई, सिंबल टेबल भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 हमें क्या सिखाता है, यूनिट 4 हेल्प्स टू, है क्या यूनिट देख तो ले, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हो गया। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हेल्प्स टू चेंज द कोड टू टारगेट। इन टारगेट कोड को, बेसिकली सोर्स कोड को हम टारगेट कोड में कन्वर्ट करने, अभी तक हमने सीखा, सब कुछ कर लिया हमने, सिमेंटिक एनालिसिस भी कर लिया, सारे एनालिसिस काम कर लिए हमने। लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर और सिमेंटिक एनालाइजर, तीन चीज पढ़ लिया। ये तीनों हमारे एनालिसिस के पार्ट है, एनालिसिस के पार्ट है। अब हम बढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर और टारगेट कोड जनरेटर। ये सब हमारे सिंथेसिस के पार्ट है। यहाँ पर अब हमारा एरर या कुछ डिटेक्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट करने का काम होता है लाइक इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का। आप पूछ सकते हो हर्ष इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फर्स्ट जब हमारा लो लेवल लैंग्वेज था, उसमें कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, पॉसिबल बहुत मुश्किल का काम होता है। और जो हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज कोड है, असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड है, उसमें कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। तो हमने एक बीच का रास्ता चुना कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये एक इंटरमीडिएट कोड बनाते हैं और उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। उसको ऑप्टिमाइज कर देंगे तो इससे भी इसका भी काम नहीं पड़ेगा, इसका भी काम नहीं पड़ेगा, अपना काम भी हो जाएगा। तो इसके लिए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये फिलॉसफी यूज करते हुए हमने इंटरमीडिएट कोड जनरेटर बनाया। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर दो तरह के होते हैं, ट्री इंटरमीडिएट, ट्री की तरह से और लीनियर की तरह से। ट्री में हम पढ़ते हैं सिंटैक्स ट्री और डैग, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। और लीनियर में हमारा होता है थ्री एड्रेस कोड और पोस्ट फिक्स। ये दो तरह के टारगेट कोड जनरेशन होते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, सॉरी इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होते हैं। आइए नेक्स्ट, ठीक है, ट्री और लीनियर। अब ट्री में हम अब समझते हैं, मान लो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है,
बी इंटू सी प्लस बी इंटू सी, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। इसको पहले तुम बनाओ सिंटेक्स ट्री में, क्योंकि हम पहले ट्री, हम सब में इन चारों मेथड से यूज करने वाले हैं इसको। तो फर्स्ट इसको ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन को, इसको यूज करते हैं। सिंटेक्स ट्री इसको किस टाइप में बनाएगा, क्योंकि ये बीच प्लस ऑपरेशन है तो प्लस ऑपरेशन लिखा, और फिर बी, और फिर इंटर मल्टीप्लाई है तो इधर मल्टीप्लाई, बीसी है तो बीसी, इधर बीसी है तो बीसी। तो ये कोड जनरेट किया किसने, सिंटेक्स ट्री ने। सिंटेक्स ट्री ने ये पूरा पार्स ट्री जनरेट किया। इसमें क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत आपको देख के लग रहा है? एक सेकंड का पॉज दो, सोचो क्या दिक्कत है इसमें। इसमें दिक्कत ये है कि बीसी यहाँ लिख चुके थे हम, और बीसी यहाँ भी लिख रहे हैं, यानी कि सेम चीज को हम दो बार इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप सेम चीज को दो बार इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो इससे बचने के लिए ये एक मेजर प्रॉब्लम था सिंटैक्स ट्री में, कि आपने सिमिलर सिमिलर कॉमन कॉमन सब, इसको बोलते हैं कॉमन सब एक्सप्रेशन, कॉमन सब एक्सप्रेशन को आप अलग अलग लिख रहे हो, तो इसमें मेमोरी काफी ज्यादा यूज हो रही है। इससे बचने के लिए हमने बनाया डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, डीएजी, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। तो इसके लिए हमने देखो बीसी को एक कॉमन यूनिट मान लिया, बीसी एक कॉमन यूनिट है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों मल्टीप्लाई में चला गया, और अब हमें दोनों को प्लस करना है तो हमने एक इधर से भी कर दिया, इधर से भी कर दिया। ये एक डीएजी ग्राफ है, जो कि इससे बेटर है, सिंटेक्स ट्री से बेटर है डीएजी ग्राफ, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। ओके, डन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोस्ट फिक्स कैसे लिखेंगे। तो पोस्ट फिक्स, जैसे इसका नाम है पोस्ट फिक्स, यानी कि ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा पोस्ट फिक्स में। अब खुद देखो, ये ब्रैकेट के अंदर है तो हम बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इस ब्रैकेट के अंदर पोस्ट फिक्स करेंगे तो इसमें जो भी ऑपरेटर है उसको बाद में ले जाओ, तो बी सी स्टार हो जाएगा, ठीक है, और इधर प्लस का प्लस ही रहेगा, और बी सी स्टार, प्लस का प्लस रहेगा, और फिर इसका इसका हो जाएगा बी सी स्टार। और फिर अब हम इसको, इस प्लस को भी राइट साइड ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, तो नेक्स्ट वही सेम चीज ये बन जाएगा, बी सी स्टार प्लस, ये पोस्ट फिक्स ऑपरेशन हो जाएगा। तो हमने इसी ऊपर वाले एक्सप्रेशन का पोस्ट फिक्स भी निकाल दिया कि किस टाइप में निकलेगा, तो ये पोस्ट फिक्स आ गया। नेक्स्ट इस थ्री एड्रेस कोड में निकाल देते हैं। थ्री एड्रेस कोड निकालने के लिए क्या है, इस बीसी को हम टी1 माने, इस बीसी को हम टी2 माने, और टी3 भी हमने मान लिया टी1 प्लस टी2 होगा। इसको हम और ऑप्टिमाइज लिख सकते हैं, इसको टी1 माने तो ये ऑटोमेटिकली टी1 है, और हम टी2 इज इक्वल टू टी1 प्लस टी1 लिख सकते थे, या 2 इंटू टी1 कर सकते थे। तो थ्री एड्रेस कोड हमारा यही बेसिकली काम करता है। तीन, इसमें तीन एड्रेस होते हैं, हमने इसका भी डिस्कस किया था। थ्री एड्रेस कोड का फायदे क्या है, क्यों थ्री एड्रेस कोड लिखना चाहिए हम लोग को, तो क्योंकि ये प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और ऑप्टिमाइजेशन में सपोर्ट करता है, इसीलिए। और ये अभी तक हम सब चीज में यही तो बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन कॉमन चीज तो है, तो इसीलिए हम थ्री एड्रेस कोड को यूज करते हैं, और इसीलिए इसका ट्रांसलेशन डिफरेंट फॉर्म्स में किया जाता है। नेक्स्ट इज वेरियस, थ्री एड्रेस कोड के वेरियस स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब स्टेटमेंट्स इन द सेंस कि असाइनमेंट होते हैं, जंप होता है, एरे असाइनमेंट होता है, और पॉइंटर एड्रेस असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट मतलब जैसे x की वैल्यू y को प्रोवाइड कर दी गई, x की वैल्यू OPY या कोई भी वेरिएबल या कोई भी एट्रीब्यूट को प्रोवाइड कर दी गई, या असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, या असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है थ्री एड्रेस कोड में। थ्री एड्रेस कोड के, अगर थ्री एड्रेस कोड में डिटेल में पूछा है तो उसमें बारे में बात करेंगे हम, तो ये बात कर रहे हैं। फर्स्ट असाइनमेंट, फिर जंप स्टेटमेंट, कंडीशनल जंप स्टेटमेंट होते हैं, अनकंडीशनल होते हैं। अनकंडीशनल मतलब आपको सीधा बोल देगा गो टू एल, अब मुझे नहीं पता कि कब तक जाना है, कितना करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं। और कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो एल पे जाओ, अनकंडीशनल में कुछ नहीं, गो टू एल, तो अपने आप चला, तो जाना ही जाना है। और कंडीशनल में आपको कंडीशन पता चल गया, उसमें आपको जाओ, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बिल्कुल जाओ, नहीं होती तो मत जाओ। दिस इज अ जंप स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज एरे, एरे असाइनमेंट, मतलब हम एरे में कोई चीज को असाइन कर रहे हैं, जैसे ये वैल्यू को हम एरे में असाइन कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट इज पॉइंटर, मतलब पॉइंटर या एड्रेस असाइनमेंट, यानी कि हम एक्स पे एड्रेस को असाइन कर रहे हैं या एक पॉइंटर को असाइन कर रहे हैं। दिस इज द थिंग, थ्री एड्रेस कोड बस यही है। आई होप इट इज क्लियर, आप देख सकते हो किस टाइप में चीजें काम कर रही है थ्री एड्रेस कोड की। नेक्स्ट इज, ओके बहुत थक गया मैं। नेक्स्ट ये हम पढ़ने वाले कोड इम्प्रूवमेंट, और हम इसको सीधा मर्ज कर देंगे इसके साथ। कुल मिला के और 5 स्लाइड बची है, बस 5 स्लाइड भी नहीं है, इजी हो जाएगा ये। नेक्स्ट शुरू करते हैं। हम्म सो शुरू करते हैं। इससे पहले अब हम ऑप्टिमाइजेशन पे आ गए चीज। ओके, ऑप्टिमाइजेशन पहले देखते हैं, चलो यहीं से शुरू करते हैं ना, यहाँ तक हमने कर लिया था पॉइंटर एड्रेस असाइनमेंट। ऑप्टिमाइजेशन अगर हम बात करें, दो तरह के ऑप्टिमाइजेशन थे, मशीन डिपेंडेंट एंड मशीन इंडिपेंडेंट। ये दोनों भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं मेन ऑप्टिमाइजेशन टॉपिक में। ये बस हमने पीप होल ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमने इसको यूज किया है। ऑप्टिमाइजेशन में मशीन डिपेंडेंट एंड मशीन इंडिपेंडेंट, तो ये दो तरह के होते हैं।
तो इसमें भी फर्स्ट होता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन जो हमें पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। पीप होल मतलब होता है स्मॉल विंडो। होल मतलब होता है विंडो और पीप मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल विंडो, इट इज अप्लाइड इन रिपीटेड वे फॉर स्मॉलर कोड्स। मतलब एक स्मॉलर कोड एब्स्ट्रैक्ट के लिए इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, इसको अप्लाई करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। और ये आउटपुट हमेशा मतलब इसका आउटपुट हमेशा सेम आएगा, ऐसा ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ अलग अलग 5 तरीके होते हैं इसको यूज करने के। आई थिंक इट्स क्लियर, यस 5 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज रिडंडेंट लोड एंड स्टोर। समझो अभी हमने पीप होल डिस्कस किया, क्या होता है, अप्लाई कैसे करते हैं, स्मॉल कोड में अप्लाई करते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि इसका आउटपुट शुड बी सेम, सेम आता है। सो फर्स्ट इज रिडंडेंट लोड एंड स्टोर। जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, x इज इक्वल टू ए बी, वाई इज इक्वल टू एक्स, जेड इज इक्वल टू वाई प्लस डब्ल्यू। क्या इस ये एक्सप्रेशन की हमें जरूरत थी? क्योंकि इसके जगह अगर हम डायरेक्टली ये लिखते एक्स प्लस डब्ल्यू लिखते तो भी सब कुछ सेम आता। मतलब ये एक अननेसेसरी अननेसेसरी स्टेटमेंट था जो हमने जिसका कोई नीड भी नहीं था। तो रिडंडेंट लोड और स्टोर ऑपरेशंस को हम हटा देते हैं फर्स्ट पीप होल ऑप्टिमाइजेशन में, कि हम रिडंडेंट लोड ऑफ स्टोर ऑपरेशन को हटा देते हैं। एग्जांपल डालना, कुछ थ्योरी लिखना, काम हो जाएगा। स्ट्रेंथ रिडक्शन, हम तुम्हें बोले कि अगर 2 into 3 into 2 करो और 3 + 3 करो तो दोनों का आंसर 6 आने वाला है। पर इसमें कंप्यूटेशन पावर ज्यादा लग रहा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसमें कम लग रहा है क्योंकि एडिशन हो रहा है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, कंप्यूटेशन पावर ज्यादा लगती है, और एडिशन में कम लगती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा अगर कुछ चीजें कन्वर्ट हो सकती है तो हम कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे मल्टीप्लिकेशन में जैसे इंटू टू मल्टीप्लिकेशन करना होता था, उसकी जगह लेफ्ट शिफ्ट यूज कर सकते हैं। बाई टू करना होता है तो राइट शिफ्ट यूज कर सकते हैं। इन सब तरीकों से हम स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर सकते हैं, कंप्यूटेशन टाइम को कम कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे इसको बोलते हैं कांस्टेंट फोल्डिंग भी बोलते हैं, कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ a इज इक्वल टू a डॉट जीरो, तो क्यों बेकार का इसको कंप्यूट कर रहे हो, इसको ऑटोमेटिकली जीरो ये कन्वर्ट कर देगा। जैसे a इज इक्वल टू 3 into 5, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इसको ऑटोमेटिकली अब a इज इक्वल टू 15 कन्वर्ट कर देगा। ये आपका ये जो चीज है, तो आपका सिस्टम में जो कन्वर्जन होना था ये आपने सिस्टम के अलावा कंपाइलर नहीं कर दिया। समझ रहे हो? सिस्टम अगर इसको सिस्टम करेगा तो उसको तो टाइम लगेगा ना, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, सीपीयू में यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी। उसकी जगह कंपाइलर ही करके दे दे ये चीज, तो कितना सही है। यही सब चीजें सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, अगर बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही सिंप्लीफाई भी कर देते हैं कुछ हद तक। फिर रिप्लेस स्लोअर इंस्ट्रक्शन विथ फास्टर, यानी कि जैसे हम यूज करते हैं ऐड 1 to r, आर में 1 ऐड करो, या सब्ट्रैक्ट 1 in r, आर में ये सब्ट्रैक्ट करो, उसके जगह हम इंक्रीज आर और डिक्रीज आर यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये फास्टर है, ये स्लोअर था। ऐड सब्ट्रैक्ट स्लोअर है, इंक्रीज और डिक्रीज फास्टर है। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे हम पीप होल जो यूज करता है, पीप होल ऑप्टिमाइजेशन जो यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डेड कोड एलिमिनेशन। डेड कोड मतलब अ पार्ट ऑफ कोड विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। जैसे ये कोड है हमारा इंट डेड कोड वॉइड, ये देखो इस प्रोग्राम में यहाँ तक हमने लिखा सी को रिटर्न कर दिया, सी का रिजल्ट आ गया। फिर हमने बी को लिखा तो बी तो मल्टीप्लाई भी किया पर बी को रिटर्न नहीं किया, तो बी का कोई फायदा हुआ कुछ नहीं। तो दिस इज अ डेड कोड, इसका कोई आगे काम नहीं है। तो जो हमारा पीप होल ऑप्टिमाइजेशन है वो क्या करता है कि डेड कोड को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा, ताकि आपका मेन फाइल ही रहे आपके पास, ताकि हमारा आपका मेमोरी भी कम रहे, ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाए, एग्जीक्यूशन भी बेटर हो जाए, ये सब चीजों करता है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा रिडंडेंट लोड एंड स्टोर, स्ट्रेंथ रिडक्शन, सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक मिनट, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? यस। रिप्लेस स्लोअर इंस्ट्रक्शन फास्टर, और डेड कोड एलिमिनेशन। फिर हमने पढ़ा इसका कोड, ठीक है, कोड क्या होता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल फ्लो ग्राफ। कंट्रोल फ्लो ग्राफ समझते हैं क्या होता है। कंट्रोल फ्लो ग्राफ में control flow graph, directed graph that contains flow of control information for the set of basic blocks। मतलब बेसिकली एक ऐसा बेसिक ब्लॉक है आपके पास, कंट्रोल फ्लो ग्राफ और कुछ नहीं है, एक ऐसा बेसिक ब्लॉक है, ऐसा बेसिक ब्लॉक होता है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, और कंट्रोल एक बार एंटर करता है तो वो सीधा एग्जिट किए बिना बीच में इंटरप्ट नहीं करता। दिस इज कंट्रोल फ्लो ग्राफ। समझे? एक बेसिक ब्लॉक हम अज्यूम करते हैं, ऐसा बेसिक ब्लॉक है जिसमें जिसके अंदर सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और जो हमारा कंट्रोल फ्लो है, मतलब एक जो फ्लो है वो एक बार एंट्री करता है इधर से और इधर से एग्जिट करता है, और बीच में इंटरप्ट नहीं होता। ये हमारा एजम्पशन है कंट्रोल फ्लो ग्राफ के लिए, और यही कंट्रोल फ्लो ग्राफ है, यही इसमें शो किया हुआ है। इसमें दो चीजें हमें पढ़ना है, लोकल एंड ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। लोकल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, अगर ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर अगर
कोड है, जो भी मैंने आपको बताया कोड होता है, अगर विद इन द ब्लॉक कुछ ऑप्टिमाइजेशन करना होता है उसको बोलते हैं लोकल ऑप्टिमाइजेशन। सब एक्सप्रेशन का एलिमिनेशन हो गया, कुछ भी चीज़ है, डेड कोड एलिमिनेशन हो गया, रीऑर्डरिंग एलिमिनेशन, सॉरी रीऑर्डरिंग ऑप्टिमाइजेशन हो गया, या प्रीपोल ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ये सब के सब आपका लोकल ऑप्टिमाइजेशन होता है। यानी कि एक ब्लॉक के अंदर सब चीजें होती है, बाहर से बाहर ऊपर एक ब्लॉक, नीचे एक ब्लॉक है, इस वाले ब्लॉक के अंदर की चीजों को इससे कुछ मतलब नहीं, और ऊपर वाले को नीचे से कोई मतलब नहीं, ये बस अपने लोकल में काम करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लोकल ऑप्टिमाइजेशन। अगर अगर हम बात करें ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन में, तो इसका ब्लॉक और इन दोनों के बीच का एक ऐसा ही जो बीच में कोड होता है जो कनेक्शन करता है इन दोनों का, इन दोनों पे बात करें तो इसको इन दोनों को फर्क पड़ता है कि इन दोनों कनेक्शन में क्या होने वाला है। दिस इज ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें कि जो सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन होता है, कॉपी प्रोपोगेशन होता है, या लूप इनवेरिएंट कोड मोशन, इन सब चीजों ये सब चीजें से ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन इफेक्ट करता है। ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन आउटसाइड द बेसिक ब्लॉक होता है, इसमें विद इन द बेसिक ब्लॉक था, इसमें आउटसाइड द बेसिक ब्लॉक है। नेक्स्ट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम दोबारा पढ़ने वाले हैं, तो ये दोबारा आ गया। कोड ऑप्टिमाइजेशन दो तरह के होते हैं, मशीन डिपेंडेंट एंड मशीन इंडिपेंडेंट, या इसको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, एक पॉइंट ऐसा मिल गया देखो। फर्स्ट पॉइंट इज मशीन डिपेंडेंट बोलते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट बोलते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं, दो पॉइंट मिल गए। इसमें पीपहोल काम करता है, डिपेंडेंट में पीपहोल काम करता है, पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन काम करता है, इसमें लूप ऑप्टिमाइजेशन काम करता है, पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन काम करता है, इसमें लूप ऑप्टिमाइजेशन काम करता है। इसमें इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, मतलब पैरेलल में इंस्ट्रक्शन रन करता है। इसमें कांस्टेंट फोल्डिंग होती है, कांस्टेंट फोल्डिंग मतलब जैसे आपको बताया था a इज इक्वल टू 2 into 3 है, तो उसको कंपाइलर खुद ही 2 into 3 को 6 कन्वर्ट करके लिख देगा, ताकि कंप्यूटेशन में आपको बार बार ये सब चीजें करनी ना पड़े। फिर कैश ऑप्टिमाइज करता है ये, और ये कांस्टेंट प्रोपोगेशन करता है, यानी कि फिर कांस्टेंट को यूज करता है, मतलब कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन कर देता है आपके लिए। रिडंडेंट रिसोर्स को ये करता है कि रिडंडेंट रिसोर्स जो आपके, जैसे मैं बताया था सब चीजें, रिडंडेंट रिसोर्स जो होता है उसको रिमूव कर देता है, क्योंकि पिप होल यूज करता है, तो ये सारी चीजें उसके ही अंडर आ गई, डेडलॉक पैरेललिज्म सब सपोर्ट करने का। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग, क्योंकि ये पैरेललिज्म शो कर रहा है तो पाइपलाइनिंग भी यूज करेगा। तो ये सब चीजें मतलब बेसिकली पिप होल प्रिंसिपल्स के ही आप चीजें बता रहे हो उसमें, और कुछ अलग नहीं है। पिप होल कहीं 5 पॉइंट लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा, पिप होल के 5 पॉइंट इसमें लिख दोगे तो। और लूप ऑप्टिमाइजेशन हो गया, फिर कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, ये सब चीजें ये करता है लूप ऑपरेशन। तो हमने पढ़ा लूप ऑप्टिमाइजेशन ये करता है, ओके। अब हम समझते हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, और इसके बाद हमारा मेन टॉपिक हो जाएगा खत्म, ऑलमोस्ट पूरी चीज हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ से हम चीजें जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। लूप ऑप्टिमाइजेशन एक कोट होता है कि एटमोस्ट ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम इज स्पेंड बाय 10% ऑफ द कोड, यानी कि एक एक कोड हमारे पास, उस कोड का 90% टाइम सिर्फ 10% कोड को एनालाइज करने में लगता है, और वो 10% कोड सिर्फ लूप्स होते हैं। तो लूप्स इतना टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स होते हैं एक कंपाइलर के लिए। तो हम फर्स्ट तरीका पढ़ते हैं लूप ऑप्टिमाइज करने का। फर्स्ट तरीका हमारा होता है, कुछ कलर चेंज कर दूं मैं। फर्स्ट तरीका है हमारा कोड मोशन। कोड मोशन यानी कि फ्रीक्वेंसी रिडक्शन भी बोलते हैं इसको। ये पहला तरीका है जिसमें कि हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने लूप्स को, लूप ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। सिमेंटिक शुड नॉट बी चेंज, सिमेंटिक हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। सिमेंटिक बोले तो हमारा फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए, हमारा डिक्लेरेशन वगैरह चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोड है, अगर इस कोड में जो ये जो यूज हो रहा है, ये जो एक्स्ट्रा, इसको अगर हम बाहर कर दे लूप से, तो मतलब बेसिकली हम अपने कोड को इधर से उधर मूव कर सकते हैं। अगर इस मूव करने से हमारा रिडक्शन हो सके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसी को हमारा फर्स्ट कोड मोशन ऑप्टिमाइजेशन बोल देंगे हम। मतलब कोड के कोई भी इंस्ट्रक्शन को इधर से उधर करने में अगर आपका फायदा हो रहा है, अगर आपका लूप ऑप्टिमाइज हो रहा है, पर आपका मीनिंग, आपका सिमेंटिक, आपका आंसर नहीं बदलना चाहिए उससे। दिस इज द थिंग, दिस इज द मेन थिंग। Next is loop fusion. Loop fusion means multiple loop will be combined into one. Semantic should be not changed. Same इसमें भी है। For example, int I, int ये a है, ये b है, array है। तो इस लूप में 100 तक चलाए हम लोग, और इसमें 1 डाल रहे हैं, और ये लूप में हम b की वैल्यू 2 डाल रहे हैं। अब मेरे को बताओ, ये भी 100 बार चल रहा है, ये भी 100 बार चल रहा है, पर इन दोनों में अलग अलग लूप बनाने का क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ नहीं। अगर हम इसी एक्सप्रेशन को, इसी एक्सप्रेशन को यहाँ ले आते हैं और इस लूप को हटा देते हैं, तो हमारा टाइम बच जाता ना। रिप्लेस दो दिस लूप विथ एबव, ये काम कर लेते। तो हमने, अगर हम दो लूप, जो हमारे पास दो लूप्स है, इसका फ्यूजन कर देते तो हमारे पास टाइम बच सकता था। तो दिस ये लूप फ्यूजन हमें यही सिखाता है। लूप फ्यूजन मतलब मल्टीपल लूप के साथ कंबाइन करो। नेक्स्ट इज लूप अनरोलिंग, मतलब अपने
एग्जीक्यूशन को कम करो, मतलब जैसे जैसे अगर हमें एक छोटा मोटा डिक्रीज द एग्जीक्यूशन, अगर हमें हमें प्रिंट करना है 5 बार वरुण को, तो अगर हम 5 बार वरुण लूप लगा के प्रिंट करने की जगह अगर 5 बार वरुण सीधा प्रिंट 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 कर दे 5 बार, तो इसके जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ऑर्डर ऑफ 1 की होगी और इसकी ऑर्डर ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। सोच सकते हो कितना फर्क आ जाएगा। इससे लूप अनरोलिंग मतलब यही होता है कि आप लूप का जगह यूज ना करके जितने हो सके उतने प्रैक्टिकली चीजें यूज करो, या तो प्रिंट करा दो या तो ऐसी चीजें करा दो जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। लूप अनरोलिंग यही होता है। नेक्स्ट, हमने सब कुछ ऑलमोस्ट पढ़ लिया है इसमें, ये सब चीजें कर ली है, लूप ऑप्टिमाइजेशन कर लिया है, रजिस्टर लोकेशन ये भी ऑलमोस्ट चीजें हमने कर ली है। अब हम आते बढ़ते हैं एडवांस टॉपिक्स में। एडवांस टॉपिक्स में हमें क्या पढ़ना है, ये सब चीजें आपको आती है मेनली, मैं समझता हूँ, क्योंकि एडवांस टॉपिक ज्यादा मुश्किल नहीं है। Next, first is type system. Type system is a set of rules which a programming language uses. टाइप सिस्टम बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है जो एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है टू अंडरस्टैंड मैनेज डेटा टाइप्स, दैट इज इंटीजर, स्ट्रिंग और बुलियन, इन सब डेटा टाइप्स, क्योंकि टाइप मैनेजमेंट है तो डेटा टाइप्स को मैनेज करने के लिए जो यूज करते हैं, जो सारे के सारे प्रोग्रामिंग सिस्टम लैंग्वेजेस यूज करती है, वो है टाइप सिस्टम। टाइप सिस्टम हमें बताती है कंपाइल टाइम में, रन टाइम में क्या यूज होता है। कंपाइल टाइम में जो यूज होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक टाइपिंग। मल्टाइल रन टाइम में जो होता है उसको बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। और अगर कोई प्रिवेंट करता है हमें अनवांटेड इन्फॉर्मेशन, अनवांटेड ऑपरेशन करने से, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। यानी कि प्रिवेंट कर रहे हैं, हम कर नहीं सकते, तो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है तभी नहीं कर सकते। और अलाउ करता है अगर, तो उसको बोलते हैं वीक टाइपिंग। इस एग्जांपल के तौर पर स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का एग्जांपल है जावा, कि आप अगर आपने कुछ कर दिया तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग होता है। और वीक टाइपिंग का एग्जांपल होता है पाइथन, कि आप रन करते करते भी चेंज कर सकते हो। इस टाइप की चीजें होती है। नेक्स्ट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जो कि हम सबने पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ हाइडिंग द डेटा डिटेल्स फ्रॉम द यूजर, हाउ डेटा इज स्टोर्ड, डेटा कैसे स्टोर्ड है, डेटा का बैकएंड क्या है, उसको छुपाना यूजर से, दिस इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जितना नीड हो उतना दिखाना। फॉर एग्जाम्पल है टीवी रिमोट का, कि टीवी प्रेस द टीवी रिमोट बटन टू चेंज द चैनल बट वी डिडंट नो हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। उसमें IR क्या क्या यूज होता है, इंफ्रारेड वगैरह, ये सब चीजें मुझे कोई मतलब नहीं, बस मुझे टीवी का रिमोट पता है, इससे दबाने से चैनल चेंज होता है। दिस इज द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हमने मेन चीज जो हमें जरूरत की नहीं है उसको हमने छुपा के रखा है। प्रोग्रामिंग में इसमें दो तरीके का यूज होता है। फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एंड सेकंड इज इनकैप्सुलेशन। वेट अ मिनट, तब तक आप रिविजन करो। ओके, सो द फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, सेकंड इज इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मींस होता है एक डेटा टाइप जो कि इमेजिनरी है। फॉर एग्जांपल स्टैक, क्यू, लिस्ट। डू यू रियली थिंक कि स्टैक, क्यू, लिस्ट एग्जिस्ट करते हैं कंप्यूटर में? बिल्कुल नहीं। ये बस एक थ्योरेटिकल हमारे कॉन्सेप्ट बनाया है हमने कि स्टैक होते तो इस टाइप में लीफो लीफो यूज करते, या फीलो ये सब यूज करते, ये सब ऑपरेशन यूज करते। मतलब फॉर द स्टडिंग ऑफ द बिहेवियर, एक बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमने खुद से एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाया, एक इमेजिनरी डेटा टाइप बनाया, एक हाइपोथेटिकल बनाया, जो कि बिहेवियर वाइज एग्जिस्ट करता है पर वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। दे हैव क्लियर सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड बट हाइड इंफॉर्मेशन, वो अपने इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं। नेक्स्ट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट hiding the internal code या state of the object and only expose the method that is used. Encapsulation मतलब समझो कि एक आपके पूरे पूरे अपने इंटरनल कोड को एक कैप्सूल में बंद करना, सिर्फ और सिर्फ कुछ मेथड्स दिखाना बाहर, जिससे हम बाकी सब चीजों से उन मेथड्स को यूज कर सके, बस वही है इनकैप्सुलेशन। कंपाइलर ट्रांसलेट्स हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इनटू लो लेवल मशीन कोड। ये एक नोट था। ओके, नेक्स्ट इज कंपाइलेशन of object oriented features. First is inheritance. What is inheritance? When a class inherits property from another class. एक क्लास है A, दूसरा क्लास है B। अगर क्लास A से कुछ प्रॉपर्टीज क्लास B को दे दी गई है, तो यानी कि क्लास A इनहेरिटेंस कर रहा है क्लास B को, यानी कि क्लास A जो है वो पेरेंट है, क्लास B जो है वो चाइल्ड है। तो a compiler must handle it by mapping the child's class behavior into parents class। यानी कि हम मैप कर लेना चाहिए, अगर हमें चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन दिया हुआ है, यानी कि जो चाइल्ड क्लास है उसके जो सारे के सारे क्लासेस वो पेरेंट क्लास से एक्सट्रैक्ट हुए होंगे, तो ये मैपिंग एक कंपाइलर कर लेता है खुद से। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसमें काम आता है।
नेक्स्ट इज वर्चुअल फंक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। वर्चुअल फंक्शन मैप करता है फंक्शनल फंक्शन कॉल को, इट्स अ वर्चुअल फंक्शन। फंक्शन कॉल को या इम्प्लीमेंटेशन को सही करता है रन टाइम में, वर्चुअल टेबल बनाता है। दिस इज वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल क्या है? वर्चुअल टेबल एक टेबल है जिसमें कि अगर कोई फंक्शन कॉल होता है तो वर्चुअल टेबल के रेफरेंस लेके रन टाइम में ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉली मीन्स मल्टीपल, पॉली मीन्स मल्टीपल, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, यानी कि मल्टीपल फॉर्म्स हो। तो polymorphism allows a function to behave differently based on the object calling। अगर एक ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है तो जिस चीज के लिए ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है उसके लिए उसको यूज करना। टू इम्प्लीमेंट दिस कंपाइलर ऑफन यूज वर्चुअल टेबल या वी टेबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज इनकैप्सुलेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि अपने पूरे के पूरे कोड को एक कैप्सूल के टाइप में बंद कर दो, या उसको एक तरह से, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, हाइड इंटरनल कोड या स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओनली एक्सपोज द मेथड दैट इज यूज्ड। और इसमें भी क्या है, हाइड करने का मतलब यानी कि आप उसमें एक्सेस लगा सकते हो, रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस बाय प्राइवेट कर सकते हो, प्रोटेक्टेड कर सकते हो, पब्लिक रखोगे तो वो आपका डिसीजन रहेगा। तो इन सब चीजों से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच लगा सकते हो अपने कंपाइलेशन में। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज नॉन इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज नॉन इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अगर आप अभी के अभी मैं आपको बोलूं पिज्जा ऑर्डर करो, और मैं आपको एक इम्पेरेटिव बताता हूँ, एक नॉन इम्पेरेटिव बताता हूँ। पहला इम्पेरेटिव वे, हेलो सर, आई वांट अ पिज्जा, जिसमें कि आपको पिज्जा डो लेना है, आपको सॉस लेना है, और आपको उस सॉस को 10-25 मिनट ओवन में डालना है, फिर आपने उसको सॉस लगानी है, ये सॉस में ऐसे बनाओ वो सॉस को, ये करो वो करो। आई एम टेलिंग कि आपको कैसे करना है, व्हाट टू डू। दिस इज इम्पेरेटिव वे। बट क्वेश्चन में और सिलेबस में हमें बोला है नॉन इम्पेरेटिव वे। नॉन इम्पेरेटिव वे कुछ इस टाइप में होगा, हेलो सर, एक पिज्जा जिसमें कि एक्स्ट्रा चीज हो और क्रस्ट हो, बेसिक सिंपल क्रस्ट, ओके। दिस इज नॉन इम्पेरेटिव वे। आई एम rather saying focusing on what to do rather than how to do। व्हाट टू डू, कैसे करना है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि सर मुझे एक पिज्जा चाहिए, बस एक पिज्जा ला दो। व्हाट टू डू, क्या करना है मैंने उसको बता दिया, पर कैसे करना है मैं वो नहीं बताया कि ये करो, नहीं बताया ना। आई हैव सजेस्टेड व्हाट टू डू, कैसे करना है मैंने वो बता दिया, क्या क्या करना है। व्हाट मतलब क्या, क्या क्या करना है तुम्हें पिज्जा ले, फोकस ऑन व्हाट टू डू rather देन हाउ टू डू, कैसे करना है वो नहीं बताया। इंक्लूड्स फंक्शनल एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग, दो तरह के होते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग, ओके, नॉन इम्पेरेटिव में। नेक्स्ट इज लेस प्रोन टू एरर्स, एरर्स कम आते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें ये नहीं बताया ना कि एकदम डिटेल में नहीं गए हम, बस उसको ऊपर ऊपर से बताया ये सब चीजें करो, तो एरर्स आने के चांसेस कम होते हैं। नो एक्सप्लिसिट मैनिपुलेशन ऑफ स्टेट, कोई भी एक्सटर्नल से कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, दो तरह के होते हैं, फंक्शनल और लॉजिक। फंक्शनल मतलब बेस्ड ऑन फंक्शंस, और अवॉइड म्यूटेबल स्टेट्स, मतलब फंक्शंस में अगर आपके पास फंक्शंस है, मल्टीपल फंक्शंस है, उसके लिए आपको काम आते हैं। फिर रिलायबल रिजल्ट्स फॉर रिकर्शन और इनलाइन फंक्शंस के लिए रिलायबल रिजल्ट्स, और मल्टीपल फंक्शंस के लिए रिलायबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और जो लॉजिक प्रोग्रामिंग है वो लॉजिक पे फोकस करते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग फंक्शन पे फोकस करते हैं। तो it focus on facts and rules या logics। Compiler acts as a solver that figures out what is the perfect output and what it wants to print। This is logic programming। And here it's guys, इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा imperative programming भी खत्म हो चुका है, और पूरा का पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया इस सीरीज में कंपाइलर डिजाइन के। और आई थिंक अगर आप इसने इस लेक्चर को अच्छे से समझा है, पूरी चीज़ों को समझा, इस लेक्चर को अच्छे से देखो, आप दोबारा देखो एक बार इफ पॉसिबल, या इसके नोट्स बनाओ या शॉर्ट नोट्स बना लो, ये पूरी चीज़ें को एक बार माइंड मैप कर लो अच्छे से। और कुछ भी टॉपिक आए, कुछ भी आपको समझ में ना आए, तो आपने जो इससे सीखा है बस उसी को आप पेस्ट कर दो वहां पर, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इट्स अ फैक्ट, नथिंग एल्स। सो इफ यू लाइक द वीडियो, क्लिक द लाइक बटन। देखो 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा नॉन स्टॉप 58 मिनट्स वीडियो होगी कुछ। सो इफ यू लाइक द सीरीज, इफ यू वांट कि मैं ऐसे सीरीज और बनाऊं आने वाले एग्जाम्स के लिए, सो यू कैन कमेंट। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।